नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। यह वो पाठशाला है जहां सबकी क्लास लगती है। खबर का हर चैप्टर विस्तार से खोलता हूं, आपको पता है, ताकि आप मास्टर बनकर निकल सकें। और यह न्यूज का इकलौता फैमिली शो है, क्योंकि खबर उस अंदाज में है कि बच्चों को भी समझ में आएगी, और खबर वो है जो बच्चों के काम भी आएगी। तो बिना वक्त गवाए सबसे पहले अटेंडेंस, फिर आज की पाठशाला। पाठशाला में आज आपके लिए लेकर आया हूं नुपुर शर्मा विवाद के बीच अदालतों में सबसे जरूरी बदलाव का चैप्टर। देश में बहुत कुछ बदलता है अदालतों के कहने, उनके फैसलों की वजह से, लेकिन अदालत में जो सबसे बड़ा बदलाव होना चाहिए, जुडिशरी में जो सबसे बड़ा बदलाव होना चाहिए, वो क्या है आज आपको बताऊंगा। भारत में, दुनिया में कहीं नहीं होता, भारत में यह होता है कि जज ही जज बनाएं। यह सिस्टम कब बदलेगा? और इसकी मांग आज से नहीं उठ रही है, कई दिनों से, कई सालों से। यह सिस्टम कब बदलेगा कि जज ही जज को बना रहे हैं? मोदी की बात मानी होती तो आज जज वर्सेस जज ना हो रहा होता या ना हुआ होता। इसके अलावा बाबा अमरनाथ पर फारूक अब्दुल्ला के दावे का टेस्ट करेंगे। अगर मुस्लिम गडरिये ने न खोजा होता तो क्या बाबा बर्फानी न मिलते? इसके जरा हिस्ट्री का चैप्टर भी बताऊंगा। साथ ही एक मच्छर जो आदमी को जिंदा बचा लेता है, उस मच्छर से भी आपको मिलवाऊंगा। लेकिन शुरू करते हैं आज की पाठशाला, और सबसे पहले देश में जजों की नियुक्ति पर सबसे जरूरी क्लास। नुपुर शर्मा के मामले ने इस देश में कई तरह की बहस एक साथ छेड़ दी है। कोई अभिव्यक्ति की आजादी की बात कर रहा है, कोई धार्मिक सहिष्णुता की बात कर रहा है, कोई धार्मिक कट्टरता पर सवाल उठा रहा है, सरतन से जुदा गैंग को लेकर चिंताएं हैं। और इन्हीं सवालों के बीच एक सवाल सुप्रीम कोर्ट से आई उन टिप्पणियों को लेकर भी उठ रहा है जो नुपुर शर्मा केस में दी गई थी। सवाल सिर्फ आम लोगों ने नहीं उठाए थे, बल्कि मैंने आपको बताया था कि कैसे 117 प्रबुद्ध लोगों ने चिट्ठी लिखकर सवाल उठाए, जिनमें 15 पूर्व जजेस शामिल थे। इसमें लक्ष्मण रेखा लांग दी सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने टिप्पणियां करते वक्त। ऐसी सख्त टिप्पणी की गई थी उस चिट्ठी में उन पूर्व जजेस की तरफ से, और इसी में न्यायिक सुधार की भी चर्चा हुई। आज हम पाठशाला में, क्योंकि मैं आपसे कहता हूं कि यह वो पाठशाला है जहां खबर का हर चैप्टर विस्तार से खोलता हूं, ताकि आपको समझ में आए, आप समझें कि कहां किस चीज पर बात करनी इस देश में जरूरी है। आज हम पाठशाला में जुडिशरी, यानी जो न्यायिक प्रक्रिया इस देश की है, उसका A to Z लेकर आए, ताकि आप जुडिशरी, जजेस, जो बातें हो रही हैं, जो विवाद है, जो हंगामा है, जो चर्चाएं हैं, उसको लेकर एक स्पष्ट राय बना सके। देश के हर नागरिक को, आप सभी को यह पता चले कि न्यायिक व्यवस्था काम कैसे करती है, और इसमें सबसे बड़े बदलाव की मांग क्यों उठ रही है। क्यों यह कहा जा रहा है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन सुधारों को मान लिया जाता जो वो जुडिशरी में लाना चाहते थे, तो आज संभवतः जज वर्सेस जज का मामला न बनता। क्यों लोग पूछते हैं कि भारत में जज ही जज को क्यों नियुक्त करते हैं, और यह सवाल क्यों उठता है, इस बदलाव की मांग क्यों उठती है, क्या इसका मौजूदा दौर में परिप्रेक्ष्य है? यह समझने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि इस देश में जजेस की नियुक्ति कैसे होती है। सबसे पहले इसको समझिए आज कि जज नियुक्ति कैसे होती है। यह कैसे होती है? इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, इनकी नियुक्ति कैसे होती है। इसके लिए एक कॉलेजियम सिस्टम होता है। अब ये बताऊंगा कि कॉलेजियम सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है, कितना ठीक है, नहीं है, इसको लेकर क्यों सवाल उठते हैं। ये कॉलेजियम सिस्टम ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति के लिए, और दूसरा जो है वो लोअर कोर्ट के लिए। और लोअर कोर्ट में क्या होता है भाई? लोअर कोर्ट में जो नियुक्ति है उसके लिए राज्य स्तर की परीक्षा होती है।
मतलब वहां परीक्षा दीजिए, लोअर जुडिशरी में जज बनिए, लेकिन अगर आपको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पहुंचना है तो कॉलेजियम सिस्टम के जरिए गुजरना होगा। कॉलेजियम सिस्टम क्या है, अभी आ रहा हूं। यह कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है भाई, इसी पर सबसे विवाद भी है सबसे ज्यादा। कॉलेजियम वो सिस्टम है जिसके तहत जो हायर जुडिशरी है, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस की नियुक्ति और ट्रांसफर होती है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, एक कॉलेजियम होता है, उसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए मेंबर। इसके अलावा 5 वरिष्ठ जज होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर करते हैं। मतलब कुल मिलाकर 6 जजेस हो गए जो ये तय करते हैं कि कौन सा जज हाई कोर्ट में आएगा नहीं आएगा, कौन सा जज सुप्रीम कोर्ट में आएगा नहीं आएगा, किसका ट्रांसफर कहां होगा, कौन कहां बैठेगा नहीं बैठेगा। ये सब इस देश में 6 वरिष्ठ जज तय करते हैं, जिसमें से एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। और इसीलिए कई लोग पूछते हैं कि जज की नियुक्ति जज कैसे, ये कैसे चल रहा है भाई। सुप्रीम कोर्ट में नए जज कौन होंगे, हाई कोर्ट से कौन से जज प्रमोट होकर सुप्रीम कोर्ट में जज बनेंगे, उन नामों का फैसला सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम करता है। हाई कोर्ट में कौन चीफ जस्टिस बनेगा, कौन नए जज बनेंगे, कौन से जज का कहां ट्रांसफर होगा, यह फैसला भी कॉलेजियम करता है। अब ये कॉलेजियम काम कैसे करता है उस पर आऊं, उससे पहले कॉलेजियम सिस्टम के काम के कुछ उदाहरण आपको बताता हूं हाल के दिनों के, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे काम होता है। 27 मई को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 6 राज्यों में हाई कोर्ट के 6 जजेस का अलग अलग जगह ट्रांसफर करने की सिफारिश की थी। मतलब ट्रांसफर भी यही करते हैं। 17 मई को 4 राज्यों में हाई कोर्ट के 5 जजों को प्रमोट करके अलग अलग राज्यों में चीफ जस्टिस नियुक्त करने की सिफारिश भी इसी कॉलेजियम ने की, तो प्रमोशन भी यहीं से होता है। 17 मई को ही सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट ट्रांसफर करने की सिफारिश की, यानी चीफ जस्टिस का भी ट्रांसफर हो सकता है। 4 मई को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 7 वकीलों को दिल्ली हाई कोर्ट में जज बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, यानी वकील जो हाई कोर्ट में जज बने वो भी सुप्रीम कोर्ट ने केस कॉलेजियम ने किया। इसका एक उदाहरण आपको देख के बता रहा हूं। 5 मई को कॉलेजियम ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुधांशु धूलिया और गुजरात हाईकोर्ट के जज जस्टिस जेबी पारदीवाला को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त करने की सिफारिश की थी। वही पारदीवाला साहब जो नुपुर शर्मा केस में जो टिप्पणी हुई उसको लेकर बड़ी चर्चा में है, वो भी गुजरात हाईकोर्ट के जज से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे थे इसी कॉलेजियम की सिफारिश में। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया, यह कॉलेजियम काम कैसे करता है, जरा उसको डिटेल में समझिए। कॉलेजियम कानून मंत्रालय को नए जजेस की नियुक्ति के लिए जजेस या वकीलों के नाम की सिफारिश करता है। सुनने में तो लगता है सिफारिश करता है, लेकिन आखिरी फैसला किसका चलता है अभी बताऊंगा कि कौन जज बनेगा हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में और कौन जज बनेगा वकील से हाई कोर्ट में या लोअर जुडिशरी से हाई कोर्ट में। यह नाम की सिफारिश कानून मंत्रालय को जाती है। फिर कॉलेजियम से भेजे गए नामों की कानून मंत्रालय जांच करता है कि देखें जरा कौन कौन से नाम आए, उनके बैकग्राउंड को चेक करता है और फिर यह नाम कॉलेजियम को भेज दिया जाता है कि चेक में यह मिला, इसको रखना है, इसको नहीं रखना है। उनकी कानून मंत्रालय अपनी तरफ से कुछ नाम जोड़ना चाहे तो जोड़ देता है और कुछ नामों पर टिप्पणी करनी है कि यह ठीक नहीं लग रहा है, इसको हटाना चाहिए वगैरह वगैरह। तो अपनी तरफ से रिकमेंडेशन जो है वो कानून मंत्रालय कहता है इन 6 जजेस को जो कॉलेजियम में है कि ये देख लीजिए। अब ये 6 जज क्या करते हैं, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी है, वो आपसी चर्चा करते हैं और इसके बाद कॉलेजियम दोनों पैनल से नामों को कानून मंत्रालय के पास भेजता है। अगर कानून मंत्रालय को किसी नाम पर आपत्ति नहीं होती तो इस सिफारिश को राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है कि भाई ये नाम आए हैं कॉलेजियम की तरफ से, इनको जज बनाना है, इनका ट्रांसफर करना है, जो भी करना है वो करके राष्ट्रपति साहब को भेज दिया गया। राष्ट्रपति साहब ने हस्ताक्षर किए, हो गया। अगर किसी नाम पर कानून मंत्रालय को आपत्ति हो जाए और उसे कॉलेजियम को फिर से वापस भेज दिया जाए तब क्या होगा? इसके बाद 2 तरह की स्थिति पैदा होती है। पहली तो यह है कि कॉलेजियम कानून मंत्रालय की आपत्ति को स्वीकार कर ले कि ना आप ठीक कह रहे हैं, इसको तो गड़बड़ मामला लग रहा है, इसको नहीं बनाना चाहिए, जो भी वजह हो, ट्रांसफर नहीं कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। वो मान ले कि कानून मंत्रालय ठीक कह रहा है, तो ये 6 जजेस कॉलेजियम के मान गए, लिस्ट में बदलाव कर दिया, ये काटो, इसको हटाओ, इसको ये डालो, इसको लिखो, इसको जो भी किया।
और बदलाव के बाद मंत्रालय और कोलिजियम में सहमति बन गई और फाइनल लिस्ट को आखिरी सहमति के लिए राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया। राष्ट्रपति साहब ने हस्ताक्षर किए, हो गया, क्लियर हो गया। लेकिन दूसरी स्थिति विकट है, जब कोलिजियम कानून मंत्रालय की आपत्ति को स्वीकार नहीं करता, तब क्या होता है? किसकी चलती है, कानून मंत्रालय की या फिर कोलिजियम की, जजेस की? जब कोलिजियम कानून मंत्रालय की राय को स्वीकार नहीं करता तो चर्चा के बाद पुरानी लिस्ट केंद्र सरकार को वापस भेज देता है कि आपने जो कहा वो हमको स्वीकार नहीं है, ये लिस्ट फिर से रखिए। अब जो लिस्ट भेज दी गई, इसको स्वीकार करने के लिए कानून मंत्रालय बाध्य है, मतलब उसको मानना ही पड़ेगा। अगर जजेस के कोलिजियम ने कह दिया कि नहीं, इस जज को बनाना ही है, इस जज का ट्रांसफर होना ही है, इसको बनाना ही है जज, इसको नहीं बनाना, जो भी कह दिया वो लास्ट में मानना है। मतलब चलेगी तो कोलिजियम की और जजेस की ही चलेगी। फिर आखिरी सहमति के लिए इसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है, वहां से हस्ताक्षर होना ही होना है और वो काम हो जाता है। मतलब पूरी प्रक्रिया में सबसे ज्यादा चलती या जिसको कहिए पावर जो होती है वो कोलिजियम के पास है, सीजेआई और उनके 5 जजेस साथियों के पास। कोलिजियम सिस्टम 1993 में शुरू हुआ था, 1993 में। संविधान में कोलिजियम सिस्टम का जिक्र नहीं है। संविधान में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति के बारे में जो लिखा है, आपको वो भी बता देता हूं। यह कोलिजियम सिस्टम 93 में आया है। उसके पहले जो संविधान में है वो समझिए संविधान में क्या है। संविधान में क्या लिखा है जज की नियुक्ति पर? उसमें है अनुच्छेद 124(2), 124 ब्रैकेट में 2। यह क्या कहता है? संविधान का अनुच्छेद 124(2) यह कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट का हर जज राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। समझ रहे हैं? इसने पावर किसको दे दी कि राष्ट्रपति जज नियुक्त करेंगे। यह संविधान में लिखा है। कोलिजियम मामला आया 1993 में। संविधान कहता था कि राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे और अगर जरूरी समझें तो सुप्रीम कोर्ट के जज से सलाह ले सकते हैं। लेकिन यह कब है? जब जरूरी समझे राष्ट्रपति कि मुझे एक बार सलाह मशवरा कर लेना चाहिए। तो अनुच्छेद 124(2) संविधान का उसने पावर दिया था राष्ट्रपति को। 1993 में 1993 में आ गया कोलिजियम सिस्टम, जिसमें सारी पावर जो है वो 6 जजेस वाले कोलिजियम के पास चली। फिर है संविधान में एक अनुच्छेद 217, अनुच्छेद 217, यह भी संविधान के अंदर है। यह कहता है कि हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर जो है उसको लेकर है, और हाईकोर्ट के हर जज की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेंगे और वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और राज्य के गवर्नर और वहां के चीफ जस्टिस से सलाह ले सकते हैं। यानी यह भी पावर किसको देता है? राष्ट्रपति को। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति पर मुहर तो राष्ट्रपति ही लगाते हैं, और जजों की नियुक्ति संविधान के इन्हीं अनुच्छेदों के अनुसार ही होती है एक तरीके से देखिए तो। लेकिन नामों की सिफारिश कोलिजियम की तरफ से आती है, और कोलिजियम जो कह देता है उसको कानून मंत्रालय भी नहीं पलट सकता। यह कोलिजियम सिस्टम है। संविधान में क्या है आपको वो भी बता दिया। लेकिन कोलिजियम की आलोचना इसलिए होती है क्योंकि इसमें आरोप लगते रहे, और जो लोग आरोप लगाते हैं चर्चा में वो क्या कहते हैं कि इसमें चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव है। पहला आरोप तो यह लगता है। दूसरा आरोप लगता है कि जजों की नियुक्ति का क्या आधार है यह नहीं पता चलता, क्योंकि जज ही जज को नियुक्त कर रहे हैं। इसमें तीसरा आरोप यह लगता है कि भाई भतीजावाद की संभावना है। कई लोग तो कहते हैं सबसे ज्यादा परिवारवाद अगर कहीं है तो जुडिशरी में, यह भी कुछ लोग कह के चले जाते हैं। यह आरोप लगता है जुडिशरी पर। इसमें नियुक्ति पर सार्वजनिक विवाद होने की संभावना होती है, क्योंकि भाई 6 जजेस नाम तय कर रहे हैं। कई लोगों को पसंद आएगा, कई को नहीं आएगा, कई को लगेगा मैं ज्यादा काबिल था, कई को लगेगा नहीं वो ज्यादा काबिल था, जो भी हो। लेकिन चूंकि 6 जजेस के पास सारी पावर है
कोलिजियम के पास सारी पावर है, तो सार्वजनिक विवाद की संभावना रहती है, यह आरोप लगता है। कई बार प्रतिभाशाली लोगों की अनदेखी हो जाती है, यह भी आरोप लगता है। यह भी कहा जाता है कि कॉलेजियम पर नियुक्ति और ट्रांसफर का प्रशासनिक बोझ भी रहता है, क्योंकि उनके पास कोई अलग सचिवालय नहीं होता, उनके पास कोई अपना इंटेलिजेंस गैदरिंग मैकेनिज्म नहीं है कि इसको चुने या नहीं चुने। वो कहते हैं कानून मंत्रालय को जरा चेक कर लीजिए। कानून मंत्रालय ने चेक करके अगर कह दिया कि नहीं बनाना चाहिए और आपने कह दिया पलट के कि नहीं बनाना ही है, तो फिर तो चलनी आपकी ही है। आपका अपना इंटेलिजेंस गैदरिंग मैकेनिज्म नहीं है ना, लेकिन पावर सारी आपके पास है कि आप ही नाम चुन कर देंगे। कैंडिडेट्स का पर्सनल और प्रोफेशनल बैकग्राउंड भी चेक नहीं कर सकते ये कॉलेजियम सिस्टम। बंद कमरे में फैसले हो जाते हैं। कई बार कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए सिर्फ हाईकोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस को देखते हैं, यह आरोप लगता है, जिससे दूसरे प्रतिभाशाली जजेस और वकील नजरअंदाज हो जाते हैं। और लोग यह समझना चाहते हैं कि जो जुडिशरी देश में कई बड़े बदलावों की नींव रखती है, आधार रखती है, वो अपने अंदर बदलाव से क्यों दूर रहती है? क्योंकि जुडिशरी खुद भी मानती है कि यह बदलाव आना चाहिए। मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। इन्हीं विवादों को खत्म करने और इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए मोदी सरकार 2014 में 99वें संविधान संशोधन के जरिए एक कानून लेकर आई थी, जिसमें कॉलेजियम सिस्टम की जगह जजों की नियुक्ति और तबादले के लिए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन NJAC बनाने की पहल की गई थी। 2014 में आए NJAC कानून के तहत, अगर मैं आपको कहूं, इसको ठीक कीजिए, खराब हो गया, तो इस पहले जो कानून आया वो आपको बताता हूं। NJAC ये कानून जो है वो लेकर आई थी नरेंद्र मोदी सरकार। मोदी सरकार इसको लेकर आई थी। अब इस कानून के तहत क्या था? दीजिए जरा रिमोट, दीजिए दूसरा, ठीक। तो 2014 में NJAC कानून के तहत क्या आया था, जरा इसको सुनिए। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति करने के लिए एक आयोग बनाया गया, और इस आयोग में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया समेत 6 सदस्य थे, जिसमें चीफ जस्टिस के अलावा अभी क्या है, 6 के 6 जज होते हैं। जो NJAC आया नरेंद्र मोदी सरकार के वक्त, उसमें क्या था कि चीफ जस्टिस होंगे, उसके अलावा 2 वरिष्ठतम जज भी होंगे, लेकिन 3 लोग जो और होंगे, उसमें एक डाल दिया गया था कानून मंत्री को, और 2 लोग सिविल सोसाइटी से डाले गए थे। सिविल सोसाइटी के 2 सदस्य कौन होंगे, यह चुनने का अधिकार भी किसी एक के पास नहीं था। यह कहा गया था कि ये 2 लोग कौन होंगे सिविल सोसाइटी से, इसको चुनेंगे चीफ जस्टिस, प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता मिलकर। इन दोनों सिविल सोसाइटी के सदस्यों का कार्यकाल 3 साल का तय कर दिया गया था। यह कानून अप्रैल 2015 से लागू हुआ, लेकिन 26 अक्टूबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 4-1 के बहुमत से NJAC कानून को रद्द कर दिया। मतलब देश की जुडिशरी में एक बड़ा बदलाव आ रहा था, जिसकी मांग बहुत वक्त से उठ रही थी। वो आया भी, संविधान में संशोधन करके भी आया, तो भी उसको जुडिशरी ने ही रोक दिया 4-1 के फैसले से। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता सर्वोच्च मानते हुए NJAC कानून को असंवैधानिक बताते हुए इसे रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा था कि नए कानून में कानून मंत्री के रोल से न्यायपालिका की स्वतंत्रता बाधित होगी। हालांकि कई लोगों का तर्क यह भी था कि कानून मंत्रालय से तो अब भी सिफारिश आती है, और अगर आपको नहीं मानना होगा तब भी कानून मंत्री की बात नहीं मानिएगा। उसमें जज हैं, 2 और लोग हैं, और उसके अलावा 2 सिविल सोसाइटी से हैं। कानून मंत्री को साइड करके चलिए फिर। लेकिन कानून मंत्री का हवाला देकर कहा गया कि स्वतंत्रता बाधित हो जाएगी जुडिशरी की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी तब माना था कि कॉलेजियम व्यवस्था में कुछ दोष हैं और मौजूदा व्यवस्था को ठीक करने और उसे पारदर्शी बनाने की जरूरत है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट और सरकार को मिलकर मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर बनाना था, जो अब तक नहीं बन पाया। कई लोग पूछते हैं मीडिया कैसे काम करे, सरकार कैसे काम करे, पुलिस कैसे काम करे, फलाना ढिमकाना कैसे काम करे। यह सब बताने वाली जुडिशरी खुद अपने यहां का एक सिस्टम सुधारने के लिए एक प्रोसीजर नहीं बना पा रही है इतने साल से। क्यों नहीं खुद पहल करती?
कॉलेजियम सिस्टम में सुधार के लिए संसद में भी मांग उठती रही। 15 जुलाई 2019 को राज्यसभा में बीजेपी के सांसद अशोक वाजपेयी ने कहा था कि कॉलेजियम सिस्टम में जातिवाद, परिवारवाद और पेशेवर निकटता जैसे पहलुओं का बोलबाला रहता है। केंद्रीय न्यायिक सेवा का गठन कर उसके जरिए जजों का सिलेक्शन किया जाना चाहिए। इस मांग पर कई दूसरे दलों के सांसदों ने भी सहमति जताई थी। इसके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज रंगनाथ पांडे ने 2019 में रिटायरमेंट से ठीक पहले प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि वर्तमान व्यवस्था में परिवारवाद, जातिवाद और संपर्कों के आधार पर जजों की नियुक्ति होने से न्यायिक व्यवस्था में बदहाली और अयोग्यता बढ़ रही है। इसलिए कॉलेजियम व्यवस्था में बदलाव जरूरी है। मतलब देश की संसद में इसकी मांग उठ चुकी। देश की जुडिशरी के एक व्यक्ति खुद जो जज रहे वो रिटायरमेंट के ठीक पहले पीएम को लिखकर कह रहे हैं कि यहां भेदभाव चल रहा है, यहां परिवारवाद चल रहा है, यहां भाई भतीजावाद चल रहा है, यहां न्याय व्यवस्था जो है किसको चुनना है नहीं चुनना है वो पारदर्शी नहीं है। लेकिन बदलाव नहीं आया। इस तरह से एक बड़ा वर्ग जजों के चयन में ज्यादा पारदर्शिता होने का पक्षधर रहा है। जजों की नियुक्ति के सिस्टम में बदलाव की मांग 1980 के दशक से चल रही है। पहले यह होता था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति को परामर्श देते थे और जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर हो जाया करती थी। 1981 में यह कहा गया था कि चीफ जस्टिस अगर कोई सिफारिश कर रहे हैं तो उचित कारण बताकर सरकार इसे मना कर सकती है। तब सरकार मना कर सकती थी। लेकिन 1993 में कॉलेजियम सिस्टम लाया गया और यह कहा गया कि चीफ जस्टिस के साथ 2 सीनियर मोस्ट जज कॉलेजियम में होंगे और वो सिफारिश करेंगे। फिर 1998 में यह कहा गया कि कॉलेजियम सिस्टम को बढ़ाकर इसमें 5 सदस्य किए जाएं, जिसमें 1 चीफ जस्टिस और 4 मोस्ट सीनियर जजेस होंगे। 1998 से यह सिस्टम चल रहा है, लेकिन इसे बदलने की मांग लगातार होती रही है और न्यायिक सुधार की कोशिश जारी है। 1998 के बाद कई कमीशन और कमेटी ने नियमों के परिवर्तन के सुझाव दिए। लॉ कमीशन कई बार ऑल इंडिया लेवल पर न्यायिक सेवा के गठन की सिफारिश कर चुका है, लेकिन न्यायिक सुधार की सबसे बड़ी पहल मोदी सरकार के आने के बाद की गई थी 2014 में एनजेएसी बिल लाकर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे 9 महीने में ही खारिज कर दिया। कई बार ऐसा हुआ कि कॉलेजियम की सिफारिश को कानून मंत्रालय ने वापस किया है। जो मैं बता रहा था कि वो टसल वो हुआ है कई बार। 2014 में कॉलेजियम ने वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम के नाम की सिफारिश की, लेकिन कानून मंत्रालय ने वापस कर दिया। खबर मीडिया में आई तो गोपाल सुब्रमण्यम ने खुद अपना नाम वापस ले लिया। 2018 में कॉलेजियम ने जस्टिस के.एम. जोसेफ के नाम की सिफारिश की। कानून मंत्रालय ने पहले मना कर दिया, लेकिन 7 महीने बाद उन्हें कॉलेजियम की सिफारिश माननी पड़ी। 2019 में कॉलेजियम ने जस्टिस ए. बोस और एस. बोपन्ना के नाम की सिफारिश की, जिसे कानून मंत्रालय ने वापस कर दिया। लेकिन कॉलेजियम ने दोबारा इन दोनों के नाम की सिफारिश की और इस बार कानून मंत्रालय को सहमत होना पड़ा। और यह टकराव लोग कहते हैं इसलिए हो रहा है क्योंकि पारदर्शिता की कमी है, इसलिए होता है। 2021 में कॉलेजियम ने 14 जजों के लिए नामों की सिफारिश कानून मंत्रालय को भेजी, लेकिन केंद्र सरकार ने सभी 14 जजों के नामों को वापस भेज दिया। जजों की नियुक्ति को लेकर साल 2019 में कानून मंत्रालय और कॉलेजियम के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि तब के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यहां तक कह दिया था कि कॉलेजियम सिस्टम को सम्मान देते हुए वो ये कहना चाहते हैं कि कानून मंत्रालय और कानून मंत्री जजों की नियुक्ति में हिस्सेदार हैं। वो एक टीम की तरह काम करेंगे। वो बड़ी विनम्रता के साथ ये भी कहना चाहते हैं कि कानून मंत्री होने के नाते वो और उनका मंत्रालय पोस्ट ऑफिस की तरह काम नहीं करेगा। मतलब उनका कहने का मतलब था कि आपने नाम भेज दिया, हम राष्ट्रपति को भेज दें, हम पोस्ट ऑफिस नहीं है, मिल के काम करना है तो बताइए। ये वो सम्मान के साथ कह के उस वक्त कानून मंत्री थे। कॉलेजियम सिस्टम में कमियां हैं, ये बात खुद सुप्रीम कोर्ट ने तब मानी जब कोर्ट ने एनजेएसी कानून को रद्द किया, लेकिन इन कमियों को दूर करने की कोई कोशिश नहीं दिखी। इसी बीच खुद चीफ जस्टिस ने पिछले साल मौजूदा व्यवस्था का बचाव किया। दिसंबर 2021 में चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा था कि यह सिर्फ मिथक है कि जज ही जजों की नियुक्ति कर रहे हैं, क्योंकि सच यह है कि प्रक्रिया में शामिल कई प्लेयर्स में जुडिशरी सिर्फ एक प्लेयर है। कई अथॉरिटीज इसमें शामिल हैं, जिसमें कानून मंत्रालय, गवर्नर, हाईकोर्ट के कॉलेजियम, इंटेलिजेंस ब्यूरो और आखिर में कार्यपालिका, जो किसी कैंडिडेट की योग्यता का परीक्षण करते हैं। इसलिए इस बात का दुख है कि जो लोग इन बातों को जानते हैं वो भी मिथक फैलाते हैं, क्योंकि कुछ वर्गों को यह नैरेटिव सूट करता है। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जब यह कहा तो लोगों के मन में प्रश्न आया कि फिर एनजेएसी कानून को रद्द करते वक्त
क्यों इसमें सुधार की बात सुप्रीम कोर्ट ने खुद कही थी? ठीक है, अगर आप कह रहे हैं कि इतने प्लेयर इसमें शामिल हैं तो एनजेएसी को आने दे देते, उसमें भी तो यही सारे प्लेयर होते, 2 सिविल सोसाइटी के लोग जुड़ जाते और कुछ जजेस कम हो जाते तो क्या दिक्कत हो जाती? ये लोगों के सवाल है। दुनिया में जजों की नियुक्ति कैसे होती है यह भी आपको जानना चाहिए। अमेरिका में जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। सत्ताधारी दल के सीनेटर राष्ट्रपति के कुछ नामों की सिफारिश करते हैं। इसी सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति जजों को नियुक्त करते हैं, जिस पर सीनेट मुहर लगाती है। चीफ जस्टिस की नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर होती है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में एक बार जज नियुक्त होने के बाद आजीवन जज रहता है। केवल मौत, इस्तीफा या महाभियोग के जरिए ही जज को पद से हटाया जा सकता है। यानी वहां के संसद के हिसाब से चीजें होती हैं। ब्रिटेन में क्या होता है भाई? यहां तो जो न्याय व्यवस्था है वो एक तरीके से अंग्रेजों ने ही बनाया था। अंग्रेजों के हिसाब से ही चीजें चल रही हैं। उसी जमाने से मिलॉर्ड जो कहते हैं वो वहीं से ना चला आ रहा है। तो वो जो अंग्रेज थे वो अपने यहां ब्रिटेन में क्या करते हैं भाई? ब्रिटेन में जजों की नियुक्ति के लिए एक अपॉइंटमेंट कमीशन है। वहां कोलेजियम सिस्टम नहीं है। किसी भी जज को नियुक्त करने के लिए कमीशन पूरे देश से आवेदन मंगाता है। इन नामों पर वरिष्ठ नेताओं और देश भर के जजों से सलाह ली जाती है, देश भर के जजों से और नेताओं से भी। इसमें चुने हुए नामों को प्रधानमंत्री, कैबिनेट के सदस्य, लॉर्ड चांसलर को भेजा जाता है। लॉर्ड चांसलर फिर से नेताओं और जजों से सलाह लेते हैं। आखिर में जिस जज का नाम फाइनल होता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस उनकी नियुक्ति का ऐलान करता है। सबसे पूछ के, समझ के, मशवरा करके तब जज नियुक्त होते हैं। उस ब्रिटेन में जो हमारे यहां का सिस्टम जो है वो एक तरीके से देकर गया है, वो अंग्रेज जो देकर गए। इतने साल उन्होंने राज किया था, उसी समय से ना चला रहा है ये सब। तो वहां सबसे पूछ के होता है। यहां पर आरोप लगता है कि भाई 6 लोग तय कर दिए, 5 लोग तय कर दिए। भारत में न्यायिक सुधार की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि जजों की संख्या कम है और करोड़ों केस पेंडिंग है। नरेंद्र मोदी जो बिल लाए थे वो चाहते थे कि जुडिशरी में रिफॉर्म आए, लोगों को जल्दी न्याय मिले, पारदर्शिता रहे, कल को कोई सवाल ना उठा सके, लेकिन वो रोक दिया गया। आपको बताता हूं कि जो जुडिशरी में केसेस पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में 2 जज कम है, यह कहा जाता है। मतलब 2 जज और होने चाहिए। आजकल हर जगह हर कोई सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। सभी हाई कोर्ट को मिला दीजिए तो हाई कोर्ट में 381 जजों की कमी है। बताइए, इतनी कमी है, 381 जज। लोअर कोर्ट में यहां कितने जज कम हैं? यहां जज कम है 5000 के करीब। इतने जज कम है। अब आप बताइए, 5300 उधर जोड़ दीजिए, 5383 जज अलग अलग लेवल पर, अलग अलग न्यायालयों में चाहिए, और वो पद खाली हैं। और वो किस देश में खाली हैं? जहां पर देश भर में 4 करोड़ 70 लाख केस पेंडिंग है। करीब 70,000 केस तो अकेले सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। देश के 25 हाई कोर्ट में 58,94,000 केस पेंडिंग है। तो जहां लाखों करोड़ों केस पेंडिंग हो, वहां जजेस की नियुक्ति जो है वो ना हो रही हो, तो लोग पूछेंगे कि भाई हम क्यों इंतजार करें, क्यों इस सिस्टम में सुधार ना हो? जहां इतना न्याय प्रक्रिया पर भरोसा हो, वहां लोग पूछेंगे कि देश भर में हर बदलाव के लिए अगर हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख सकते हैं कि वहीं से न्याय आएगा, तो सुप्रीम कोर्ट में और देश की न्यायिक व्यवस्था में बदलाव के लिए खुद सुप्रीम कोर्ट गति क्यों नहीं लाता? क्यों यह आरोप लगे कि 6 जज, 5 जज, 4 जज मिलकर सब तय कर दे रहे हैं? क्यों ना वो सिस्टम बने जो दुनिया के दूसरे देशों में भी, उस ब्रिटेन में भी है जो यहां पर इतने साल रहकर और फिर एक सिस्टम बनाकर गया था? क्यों बाकी सिविल सोसाइटी के लोगों को शामिल नहीं किया जा सकता? क्यों इस देश में जो देश के 4 स्तंभ हैं, उनमें से एक स्तंभ ऐसा लगता है जिसे बिल्कुल अलग सा है, कोई छुए नहीं, कोई कुछ बोले नहीं, आप बोल दीजिएगा तो आप पर जो है वो अवमानना का केस चल जाएगा। ऐसा क्यों? सब मिलकर देश के लिए काम कर रहे हैं ना। देश के वरिष्ठ जजों को
जिन पर देश को इतना विश्वास है, हम सबको विश्वास है, उनको इस विषय पर सोचना चाहिए। पाठशाला में अब अमरनाथ गुफा से जुड़े उस मिथक का टेस्ट करेंगे जिसमें यह कहा जाता है कि अमरनाथ गुफा की खोज एक मुस्लिम गडरिये ने की थी। आजकल अमरनाथ यात्रा चल रही है और इस साल अब तक 75,000 लोग अमरनाथ में बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। 43 दिन की यह यात्रा 30 जून से शुरू हुई और 11 अगस्त तक चलेगी। आप में से कई लोग शायद अमरनाथ के दर्शन करने गए होंगे। बहुत सारे लोगों ने बाबा बर्फानी की तस्वीरें देखी होंगी। इन सभी लोगों को एक कहानी बताई जाती है और यह कहानी यह है कि अमरनाथ गुफा में शिवलिंग को सबसे पहले एक मुस्लिम गडरिये यानी भेड़ बकरी चराने वाले ने देखा और फिर उसके बारे में सबको पता चला। यही दावा फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता भी करते हैं और वो इसलिए क्योंकि ये उनके नैरेटिव को सूट करता है। वो इस नैरेटिव से 1990 के दाग को धोने की कोशिश करते हैं। पहले आप सुनिए कि फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा, फिर जरा पूरा हिस्ट्री का चैप्टर खोलकर बताऊंगा क्या सच है क्या झूठ है। यात्रा जो है वो कश्मीरियों ने हर वक्त दिल से चलाई। जब वहां पे उस गुफा में लिंगम दिखा उस मुसलमान को, रहने वाला पहलगाम का एक गडेरिया, वो दौड़ गया उसी वक्त मटन पहुंचा। मटन में उसने कश्मीरी पंडितों के जो बड़े बड़े हैं उनको कहा मेरे साथ आओ, मैंने आज ऐसी चीज देखी है जो मैं हैरान हो गया। कौन था वो? मुसलमान था। फारूक अब्दुल्ला वही कहानी बता रहे हैं जो कहानी वर्षों से हमें बताई जा रही है और कहानी जो उन्होंने छोटे में बताई उसका जो किंवदंती जो कहते हैं उसका वर्जन आपको सुनाता हूं कि बूटा मलिक नाम के एक मुस्लिम गडरिये ने अमरनाथ गुफा की खोज की थी, कि उसी ने खोजा था। गडरिया बूटा मलिक पहाड़ों पर अपनी बकरियों को चराने ले गया था। तभी उसे वहां एक साधु के दर्शन हुए। साधु ने बूटा मलिक को कोयले से भरा एक थैला दे दिया। जब बूटा मलिक घर पहुंचा और थैले को खोला तो हैरान रह गया। थैले में कोयले की जगह सोने के सिक्के थे। इसे देखकर वो काफी खुश हुआ। बूटा मलिक को लगा कि उसे उस दिव्य साधु को धन्यवाद देना चाहिए जिसने उसे सोने के सिक्के थमा दिए। इसलिए बूटा मलिक दोबारा उसी जगह पर पहुंचा जहां उसे साधु के दर्शन हुए थे, लेकिन बूटा मलिक को दोबारा वो साधु नहीं दिखे। इसके बजाय उन्हें एक पवित्र गुफा मिल गई। गडरिया बूटा मलिक गुफा के अंदर गया तो उसने देखा कि भगवान शिव बर्फ के बने शिवलिंग के आकार में स्थापित थे। इसके बारे में उसने लोगों को बताया और इस तरह पवित्र अमरनाथ गुफा की खोज हुई। इस कहानी को थोड़ी देर के लिए सच भी मान लें तो कम से कम इतना तो कहेंगे कि वो गडरिया आज के कुछ लोगों से तो बेहतर ही था, क्योंकि आज तो लोगों को शिवलिंग दिख भी जाए तो फव्वारा साबित करने पर लगे। कम से कम उसने शिवलिंग को पहचान तो लिया था, कम से कम कहानी सच मानने तो। लेकिन गडरिये बूटा मलिक की कहानी को सच माने तो ऐसा लगता है कि उससे पहले बाबा अमरनाथ का कोई जानता ही नहीं था। दावा यह है कि 1850 में गडरिये बूटा मलिक ने अमरनाथ गुफा की खोज की, लेकिन क्या 1850 से पहले अमरनाथ की गुफा को कोई जानता नहीं था? हमने जरा इतिहास के पन्ने पलटे तो पता चला कि साल 1663 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने कश्मीर की यात्रा की थी। औरंगजेब के साथ एक फ्रांसीसी यात्री फ्रैंकोइस बर्नियर भी था। बर्नियर ने अपनी किताब ट्रैवल्स इन मुगल एम्पायर में लिखा कि कश्मीर में यात्रा के दौरान वो एक प्राकृतिक गुफा में भी गया जहां बर्फ जमी हुई थी। यानी एक तरह से वो अमरनाथ गुफा का जिक्र कर रहा था, जो गडरिये बूटा मलिक की कहानी से करीब 200 साल पहले की बात है। सर फारूक अब्दुल्ला साहब, 200 साल पहले मुगल काल में भी देखकर गए हैं लोग। खैर, हमें लगा और तलाशते हैं क्या सबूत मिल सकते हैं। आयरलैंड के एक इतिहासकार विंसेंट आर्थर स्मिथ ने फ्रांसीसी यात्री फ्रैंकोइस बर्नियर की किताब का जो अनुवाद किया तो उसमें भी उन्होंने लिखा कि बर्नियर ने जिस गुफा का जिक्र किया था वो अमरनाथ गुफा ही थी। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने लिखा कि बर्फ से ढकी वो गुफा अमरनाथ गुफा थी, जहां टपकते पानी से बर्फ की एक आकृति बनती है और हिंदू श्रद्धालु उस आकृति को भगवान शिव मानकर उसकी पूजा करते हैं। 200 साल पहले कोई गडरिया नहीं था, ट्रैवलर था, लिख के गया।
इसी तरह से कश्मीर के ही महाकवि कल्हण की एक रचना राज तरंगिणी मिली, जो सन 1148 में लिखी गई थी। अभी तो 200 पे ही लोग कूद रहे होंगे कि 200 साल पहले का इतिहास कहां से लेकर आ गया वो गडरिये से 200 साल पहले। अब 1148 में चलिए, राज तरंगिणी में भी अमरेश्वर यानी अमरनाथ का जिक्र किया गया है। इस रचना के मुताबिक 11वीं सदी में रानी सूर्यमती ने अमरनाथ में त्रिशूल और दूसरे धार्मिक प्रतीक चिन्ह लगवाए थे। राज तरंगिणी में यह भी स्पष्ट होता है कि अमरेश्वर यानी अमरनाथ के लिए तीर्थ यात्रा 12वीं सदी में भी चल रही थी। 12वीं सदी में, क्या फारूक अब्दुल्ला साहब, 12वीं सदी से चल रही है। कल्हण के 300 साल बाद 15वीं सदी में कवि जोनराज ने एक राज तरंगिणी रचना लिखी। इसमें भी अमेश्वर यानी अमरनाथ को कश्मीर का अधिपति बताया गया था। कई रचनाओं में यह दावा किया जाता है कि 34 ईसा पूर्व में कश्मीर के राजा सामदीमत शिव के भक्त थे और वो पहलगाम के वनों में बने बर्फ के शिवलिंग की पूजा करने जाते। कश्मीर के इतिहास पर लिखी सबसे प्राचीन पुस्तक नीलमत पुराण में भी इसका जिक्र है। भृगु संहिता के 10वें चैप्टर में अमरेश्वर महादेव यानी अमरनाथ का उल्लेख किया गया है। अमरनाथ गुफा से जुड़ी एक प्राचीन कहानी भी है, जिसके मुताबिक एक बार कश्मीर घाटी पानी में डूब गई थी और एक बड़ी झील बन गई थी। कश्मीर घाटी को बचाने के लिए ऋषि कश्यप ने सारे पानी को कई नदियों और छोटे छोटे जल स्रोत के जरिए बहा दिया। उसी दौरान हिमालय की यात्रा पर जाते हुए भृगु ऋषि वहां से गुजरे और पानी का स्तर कम हुआ तो सबसे पहले पवित्र गुफा के दर्शन हुए। जब लोगों को गुफा में शिवलिंग का पता चला, तभी से अमरनाथ उनके लिए शिव की आराधना का प्रमुख स्थान बन गया। तभी से लाखों श्रद्धालु शिव के इस दिव्य स्वरूप के दर्शन के लिए दुर्गम यात्रा का पार कर दर्शन के लिए जाते हैं। तो कोई फारूक अब्दुल्ला साहब को बताया कि कहानी अच्छी बात है, हिंदू मुसलमान से मोहब्बत करे, मुसलमान हिंदू से करे, इसके लिए कहानी की जरूरत नहीं है साहब। एक दूसरे के लिए अच्छा सोचने की जरूरत है, सर तन से जुदा नहीं करना है, यह समझने की जरूरत है। कोई मुस्लिम गरड़िया ढूंढ दिया, ये गंगा जमुनी तहजीब होगी, इसकी जरूरत नहीं। जब वो गरड़िया छोड़िए सर, जब इस्लाम यहां नहीं आया होगा तब से लोग लिख रहे हैं कि वहां अमरनाथ की गुफा थी। अमरनाथ गुफा से जुड़ी पौराणिक कथाएं भी हैं, जिसके मुताबिक भगवान शिव ने अमरनाथ गुफा में ही पार्वती जी को अपने अमर होने का रहस्य बताया था। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान शिव माता पार्वती को ऐसे एकांत और गुप्त स्थान पर अमर कथा सुनाना चाहते थे जहां अमर कथा को कोई व्यक्ति, जीव, पशु पक्षी ना सुन, क्योंकि जो कोई भी अमर कथा सुन लेता वो अमर हो जाता। अमर कथा सुनते हुए पार्वती जी को नींद आ गई और वो सो गई। जब भगवान शिव अमर कथा सुना रहे थे तब वहां 2 सफेद कबूतर भी थे जो कथा सुन रहे थे। इस तरह उन 2 कबूतरों का जोड़ा अमर हो गया। मान्यता है कि आज भी भक्तों को गुफा में दोनों कबूतरों के दर्शन होते हैं। अमरनाथ गुफा का रास्ता बहुत कठिन है। सड़क के रास्ते अमरनाथ जाने के लिए पहले जम्मू फिर श्रीनगर तक सफर करना होता है। श्रीनगर से पहलगाम या बालटाल पहुंचा जाता है। इन 2 जगहों से पवित्र यात्रा की शुरुआत होती है। अमरनाथ गुफा पहलगाम से 46 किलोमीटर दूर है और बालटाल से 14 किलोमीटर दूर। पहलगाम और बालटाल तक आप किसी भी वाहन से पहुंच सकते हैं, लेकिन वहां से फिर पैदल गुफा तक की यात्रा करनी पड़ती है। बालटाल रूट से दूरी सिर्फ 14 किलोमीटर है, लेकिन यहां रास्ता बहुत कठिन है और सीधी चढ़ाई है। पहलगाम के रास्ते से अमरनाथ गुफा तक जाने का रूट पुराना रूट है, जिसमें करीब 3 दिन लगते हैं। हर साल लाखों श्रद्धालु अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन करते हैं और ये किसी गरड़िए के वजह से नहीं जाते हैं कि उसने ढूंढ दिया, कह दिया अरे देखो शिवलिंग मिल गया, अरे चलो चलो चलो। सदियों से जा रहे हैं सर। साल 2019 में 3,42,883 यात्रियों ने दर्शन किए। इतना दुर्गम रास्ता फिर भी गए। साल 2018 में 2,85,006 लोग गए। साल 2017 में 2,60,000 लोग गए थे। इसलिए नहीं कि किसी ने ढूंढ के निकाल दिया, सबको पता है कि सालों से हमारे आराध्य वहां है। यह कहानी सुनने में भी अच्छी लगती है कि एक मुस्लिम गरड़िए ने हिंदुओं के बड़े तीर्थ स्थल को खोजा और इसी कहानी को बार बार प्रसारित किया गया। इसी कहानी का फारूक अब्दुल्ला भी प्रचार कर रहा है।
वो ये दिखाना चाहते हैं कि कश्मीर के मुसलमानों के भाईचारे को हमेशा बनाए रखा और इसकी मिसाल वो गडरिया है। हालांकि जब 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों के पलायन और नरसंहार की बात आती है तो फारूक अब्दुल्ला ये बहाना बनाने लगते हैं कि वो कश्मीर के मुस्लिम नहीं थे, वो कोई और थे जिनकी वजह से कश्मीरी पंडितों को पलायन करना पड़ा। इसलिए कह रहा हूं कि ऐसी कहानियों की जरूरत नहीं है सर। रियल जीवन में वो करना है कि सौहार्द बना रहे। कहानी से सौहार्द नहीं बनता, वरना बनाते रहिए कहानी। हिस्ट्री तो हमने बता दी। पाठशाला में अब हेल्थ की क्लास, जिसमें डेंगू और चिकनगुनिया के मच्छरों को हमेशा के लिए कैसे खत्म किया जाएगा, इसका चैप्टर। डेंगू और चिकनगुनिया की बीमारी मच्छरों से होती है और अब यह मच्छर जल्दी ही खत्म होने वाले हैं। अब आप कहेंगे डेंगू का मच्छर ही खत्म हो जाएगा, यही तो खबर बता रहा हूं। ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने लैब में ऐसी मादा मच्छर तैयार की हैं, फीमेल मच्छर, जिनसे पैदा होने वाले लार्वा में डेंगू और चिकनगुनिया का वायरस ही नहीं होगा। यानी मच्छर से ही मच्छरों को खत्म कर दिया जाएगा। ये जो आप मच्छर देख रहे हैं, ये वही मच्छर हैं जिनको लैब में तैयार किया गया है। ये मच्छर पहले से ही एक खास बैक्टीरिया से संक्रमित हैं और जब ये डेंगू वाले एडिस मच्छरों के साथ ब्रीडिंग करेंगे तो उससे जो लार्वा बनेगा, उसके जो बच्चे पैदा होंगे एक तरीके से, उनमें डेंगू और चिकनगुनिया का वायरस होगा ही नहीं। मतलब आप ऐसे समझिए कि एक पुश्तैनी बीमारी चली आ रही है और अब शादी ऐसे लोगों की कराई जा रही है जिनके बच्चे में वो पुश्तैनी बीमारी होगी ही नहीं। तो ऐसी मादा मच्छर जो है वो लैब में बना ली गई। पहले आपको बता देता हूं कि लैब में मच्छरों की नई प्रजाति तैयार कैसे की गई। डेंगू की बीमारी मादा एडीज मच्छर के काटने से फैलती है। नर एडीज मच्छर से डेंगू बीमारी नहीं होती। VCRC लैब में एडीज मच्छर की 2 नई प्रजातियां विकसित की गई। इसके लिए ऑस्ट्रेलिया की मोनाश यूनिवर्सिटी से मच्छरों के 10,000 अंडे लाए गए। दोनों नई प्रजातियां वोल्बेशिया नाम की बैक्टीरिया से संक्रमित है। वोल्बेशिया बैक्टीरिया मच्छर के अंदर डेंगू वायरस को खत्म कर देता है। मच्छरों की नई प्रजाति से डेंगू और चिकनगुनिया वायरस कैसे खत्म होगा, इसका प्रोसेस क्या है वो जानिए। लैब में वोल्बेशिया संक्रमित मच्छर की एडीज मच्छर से ब्रीडिंग कराई जाएगी। ब्रीडिंग के बाद जो लार्वा पैदा हुआ उसमें डेंगू वायरस है ही नहीं। इसी तरह चिकनगुनिया वायरस को भी निष्क्रिय किया जा सकता है। मच्छरों की नई प्रजाति को डेंगू संक्रमित क्षेत्रों में छोड़ा जाएगा। ये मच्छर एडीज मच्छरों से ब्रीडिंग करके नई पीढ़ी पैदा करेंगे। इसी तरह मच्छरों की जो नई पीढ़ी आएगी उनमें डेंगू चिकनगुनिया वायरस नहीं होगा। धीरे धीरे डेंगू और चिकनगुनिया फैलाने वाले एडीज मच्छरों का पूरी तरह से खात्मा हो जाएगा। ICMR का कहना है कि उनके पास काफी संख्या में अंडे और मच्छर हैं और जरूरत के अनुसार वो इन मच्छरों को रिलीज करेंगे। मतलब एक मच्छर इंसान को जीवित बचा सकता है। डेंगू और चिकनगुनिया के खिलाफ यह खोज बहुत महत्वपूर्ण है। आपको देश में डेंगू के मामले जो हैं, पिछले 7 साल से हर साल औसतन करीब 1 लाख लोगों को डेंगू होता है, 1 लाख, और हर साल सैकड़ों लोगों की मौत होती है। चिकनगुनिया की बात कीजिएगा तो 2018 में 9,756 केस थे, 2019 में 12,000 के पार था, 2020 में 6,000, 2021 में 11,890 केस। पुडुचेरी के जिस VCRC यानी वेक्टर कंट्रोल रिसर्च सेंटर की लैब के बारे में बताते हैं, जहां 4 साल की रिसर्च के बाद यह कामयाबी मिली है। VCRC में मच्छरों से होने वाली बीमारियों पर रिसर्च होती है। यहां लाखों जीवित और मृत मच्छर रिसर्च के लिए मौजूद हैं। लैब में मच्छरों को जीवित रखना सबसे बड़ी चुनौती है। मच्छरों के लिए इंसानों के खून की भी व्यवस्था की जाती है। मतलब पूरी खातिरदारी होती है कि पियो और जिंदा रहो। ब्लड बैंक से संपर्क करके ब्लड का इंतजाम किया जाता है। इसके अलावा मच्छरों के लिए 18 तरह की डाइट तैयार की गई है। बताइए, मच्छर भी डाइटिंग कर रहा है, डाइट ले रहा है। डाइट में कार्बोहाइड्रेट, मल्टीविटामिन, कोलेस्ट्रॉल होता है। मतलब बड़ा हेल्दी मच्छर काटेगा आपको। मच्छरों को डाइट देने के लिए खास फीडर भी बनाया गया है। इस लैब में एक तरह से मच्छरों की खातिरदारी होती है जिससे वो जिंदा रह सके और उन पर रिसर्च हो सके। दुनिया के कई देशों में डेंगू वायरस को रोकने के लिए ऐसे ही प्रयोग हो रहे हैं। जैसे इंडोनेशिया, 2020 में इंडोनेशिया के योगाकर्ता में डेंगू के बहुत मामले आए। डेंगू ज्यादा मामले आने के कारण शहर को रेड जोन घोषित करना पड़ा। इंडोनेशिया में वोल्बेशिया बैक्टीरिया से संक्रमित मच्छर तैयार किए गए और इन मच्छरों को योगाकर्ता शहर में छोड़ दिया गया।
शहर के 12 इलाकों में इन मच्छरों को छोड़ा गया था और इसका नतीजा यह हुआ कि डेंगू के मामलों में 77% की गिरावट आ गई। डेंगू मरीजों के अस्पताल में भर्ती होने के मामले 86% कम हो गए। ऑस्ट्रेलिया समेत 11 देशों में इस तरह का ट्रायल हो चुका है, लेकिन वो बड़े पैमाने पर नहीं था। इंडोनेशिया में पहली बार लार्ज स्केल पर ट्रायल हुआ और इसके नतीजे भी बहुत अच्छे रहे। अलग अलग देशों में मच्छरों से होने वाली बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए रिसर्च जारी है। अमेरिका का एग्जाम्पल भी है कि जहां 32 राज्य डेंगू से सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं। मच्छरों से होने वाली बीमारियों को रोकने के लिए अमेरिका में जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छर तैयार किए गए। जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छर लैब में बनते हैं। नर मच्छर में एक खास जीन डाल दिया जाता है। ब्रीडिंग के दौरान वही जीन मादा मच्छर में जाता है। यह जीन लार्वा स्टेज में मादा संतान को मारता है। इससे धीरे धीरे मादा मच्छरों की आबादी कम हो जाती है और बीमारियां मादा मच्छर से ही फैलती है तो वो भी कम होंगी। खास बात यह है कि जीएम नर मच्छर इंसानों को नहीं काटता। लैब में जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छरों को तैयार करने के बाद इनका ट्रायल होता है। 2021 में फ्लोरिडा में 1,44,000 जीएम मच्छर छोड़े गए। दावा यह था कि इससे 95% एडीज मच्छर खत्म हो गए। इसके बाद अब कैलिफोर्निया और फ्लोरिडा में 240 करोड़ जीएम मच्छर छोड़ने की तैयारी है। इससे न केवल डेंगू फैलाने वाले एडीज मच्छर खत्म होंगे, बल्कि जीका और येलो फीवर जैसी बीमारियां भी खत्म हो जाएंगी। तो मच्छर भी कभी कभी बहुत काम आ सकता है। अगली बार कोई बैठेगा हाथ पे तो पूछिएगा लैब से आए हो। पाठशाला में अब वक्त है दिन भर की वीडियो ब्रेकिंग का। गुजरात में बारिश ने गजब ढा दिया है। सौराष्ट्र के ज्यादातर इलाकों में इतनी भारी बारिश हुई कि सड़कें तालाब बन गई हैं। लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। राजकोट, जामनगर, पोरबंदर, जूनागढ़, सुरेंद्रनगर में भारी बारिश से कई गांवों में बिजली के खंभे टूट चुके हैं। बिजली अभी तक गुल है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट चुका है। जूनागढ़ के प्रासली गांव से आए अब इस वीडियो को देखिए कैसे नदी में बाढ़ आई है और मिनी ट्रैक्टर देखते ही देखते बह गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि ट्रैक्टर पलट गया। ड्राइवर भी जान बचाने के लिए ट्रैक्टर से ही कूद गया। तेज बहाव में ड्राइवर और ट्रैक्टर दोनों बह गए। गनीमत रही कि गांव वालों की मदद से बहते हुए शख्स को बचा लिया गया। कहीं बारिश ने आफत मचाई है तो बच्चों के लिए बारिश का मौसम राहत लेकर आया है। तस्वीरों में देखिए कैसे सड़क पर पानी जमा है और बच्चे मस्ती कर रहे हैं। ये मासूम इस मानसून में मौज मस्ती कर रहे हैं। गुजरात के ही अमरेली में तो आसमान से ऐसी आफत बरसी कि गांव के गांव तालाब में तब्दील हो गए। सड़क पर मानो सैलाब बह रहा है। देखिए भारी बारिश के बाद कैसे हालात हो गए हैं। खेवी नदी का जलस्तर इतना बढ़ चुका है कि पानी नदी के किनारों को चीरता हुआ गांव में आ चुका है। सड़क पर पानी नदी की तरह बह रहा है। गांव के लोगों का जीना मुहाल हो गया है। बिगड़ते हालातों के बीच प्रशासन ने ग्रामीणों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है। भगवान भोलेनाथ की नगरी सोमनाथ में भी ऐसे ही हालात हैं। यहाँ भी गांव में पानी भर गया है। कई कच्चे मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। भारी बारिश की वजह से श्री कृष्ण की नगरी द्वारका में भी कुछ ऐसा ही आलम है। यहाँ नदियों में आई बाढ़ से रास्ते बंद हो चुके हैं। लोग जान पर खेलकर रस्सी के सहारे नदी पार करने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। उदयपुर और अमरावती हत्याकांड के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। ऐसे में लगातार उदयपुर समेत देश के अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ये तस्वीरें राजस्थान के पाली की हैं। पाली के सूरजपोल चौराहे पर बड़ी संख्या में हिंदू समुदाय के लोगों और धर्मगुरुओं ने कन्हैयालाल हत्याकांड के खिलाफ हनुमान चालीसा का पाठ कर विरोध जताया है। हाथों में तख्तियां लेकर बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने कन्हैया के कातिलों को कड़ी सजा देने की मांग की। मंच पर संतों और स्थानीय लोगों ने जिहादी सोच के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। देखिए मैदान में सैकड़ों की संख्या में लोग हैं और अमरावती में उमेश कोल्हे और उदयपुर के कन्हैयालाल को बेरहमी से मौत के घाट उतारने वालों के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया।
नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट पर बवाल। आरा में दो समुदाय आमने सामने। इलाके में तनाव, फोर्स तैनात। नुपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। समर्थन और विरोध में आवाजें लगातार बुलंद हो रही हैं। ताजा मामला बिहार के आरा का है, जहां नुपुर के समर्थन में पोस्ट करने पर दो समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए। एक समुदाय विशेष के युवक ने दूसरे समुदाय के लड़के पर जानलेवा हमला कर दिया। आरोप है कि युवक को जान से मारने की कोशिश की गई। घटना आरा के रामगढ़िया मोहल्ले की है। यहाँ दोनों तरफ से युवाओं में जमकर मारपीट भी हुई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव है। मारधार पकड़ लूटपाट समझा कर रहा है सब। अच्छा। हाँ, उस समय हम कांपने लगे, जैसे तैसे अपने दुकान को बढ़ा करके हम भी अपना हट गए। क्या करें, मार खाएं, लुटवाएं। तोड़ फोड़ करने लगा, मारपीट करने लगा। उसके बाद हम लोग को भी बोला कि दुकान बंद कर दो, नहीं तो यहाँ पर बम मार देंगे, पूरा वीरान कर देंगे। हालात को देखते हुए पूरे इलाके में चप्पे चप्पे पर भारी फोर्स की तैनाती है। आला अधिकारी खुद मौके का मुआयना कर रहे हैं। देखिए, फेसबुक पोस्ट को लेकर आपस में विवाद हुआ था। एक बच्चे ने कहा कि ये पोस्ट क्यों रखे हो, दूसरे ने उसके पोस्ट के किस बारे में बोला, और ये आपसी विवाद का मामला है। कोई ऐसा इसको उस तरह से नहीं दिखाना चाहिए। और हम लोग सजग हैं और सभी लोग प्रबुद्ध हैं। सभी लोग के द्वारा आश्वस्त किया गया है कि इसमें किसी तरह का अफवाह पे ध्यान न दे। एक और सुरक्षा के पक्के इंतजाम किए गए हैं, तो वहीं लोगों से शांति की अपील की जा रही है। आदित्य वैभव, आरा, टाइम्स नाउ नव भारत।